बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये इम्पॉर्टेंट खबर है। कल मैंने आपको बताया था कि एक साइंटिस्ट को शहीद किया गया है। इनका नाम था मोहसिन फ़खरीज़ादे। इनको शहीद किया गया है और शहीद करने के पीछे जो हाथ है वो मोसाद का है, क्योंकि ये मोसाद का टारगेट नंबर 1 था। और इस्राइली वज़ीर-ए-आज़म ये कह चुका था कि इस नाम को आप याद रखिएगा आज से 2 साल पहले, क्योंकि उन्होंने इनको कत्ल करना था। तो मोसाद ने अपना टारगेट अचीव किया और न्यूयॉर्क टाइम ने अब कंफर्म कर दिया है। जो बात मैं आपको बता रहा था कि इसके पीछे इसराइल हो सकता है, तो इसराइल ही निकला है। न्यूयॉर्क टाइम में जो खबर छपी है उसके मुताबिक एक सीनियर इसराइली ऑफिशियल ने न्यूयॉर्क टाइम से रब्ता किया और उसने कहा कि इसराइल का शुक्रिया अदा करना चाहिए दुनिया को, और दुनिया को हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमने इस साइंटिस्ट को कत्ल किया जो ईरान के लिए एटमी हथियार बना रहा था। और इसने न्यूयॉर्क टाइम को बताया कि ये काम पूरी दुनिया के लिए हमने किया है और एक अच्छा काम किया है। हमने एक ऐसे साइंटिस्ट को कत्ल किया है जो एटमी हथियार बना रहा था ईरान के लिए। ईरान के अंदर सोग है, वहाँ बड़ा शदीद गमो गुस्सा है। इराक़ के अंदर एहतजाज हुआ है, तेहरान में एहतजाज हुआ है, ईरान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज हुआ है, और वहाँ पे बाकायदा फ्यूनरल जो है, यानी मरने के बाद की जो रसूम हैं वो अदा की जा रही हैं फ़खरीज़ादे के हवाले से, क्योंकि वो एक बड़े साइंटिस्ट थे, एक बहुत बड़े आदमी थे, बड़े अहम तरीन प्रोग्राम ईरान के लिए चला रहे थे। उनके दिफाई मामलात में, चाहे एटॉमिक हैं, चाहे मिसाइल टेक्नोलॉजी है, उन सब के अंदर ये एक कलीदी हैसियत रखते थे और बहुत सारे अहम ओहदे इनके पास मौजूद थे। और ये उनकी जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है उसका भी एक सीनियर ऑफिसर के तौर पर हिस्सा थे। तो इनके कत्ल के बाद ईरान के अंदर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बहुत गुस्सा है, और ईरान की तरफ से किसी ख़ास किस्म के एक हमले का इशारा दिया जा रहा है। मैं आपको भी बताता हूँ कि कहाँ हमला किया जाएगा और कैसे हमला किया जाएगा, ईरानी क्या कह रहे हैं। लेकिन उससे पहले फौरी तौर पे जो इसराइल है उसने अपने तमाम सफारत खानों को बहुत मोहतात कर दिया है, और साथ ही साथ उन्होंने ये अहकामात जारी कर दिए कि इसराइली बशिंदे दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं, ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट में और इससे करीब वाले ख़त्ते में, तो वहाँ वो बहुत ज़्यादा मुहतात हो जाएं, क्योंकि उनके ऊपर हमले हो सकते हैं। और जवाबी कार्रवाई जो ईरान की तरफ से हो सकती है वो कहाँ होगी, किस वक्त होगी, किस नौइयत की होगी, इसके बारे में इसराइल कुछ नहीं जानता। लिहाजा उसने अपने लोगों को मुहतात रहने का कहा है, जिसमें उसकी सफारतकार भी हैं और मुख्तलिफ मुल्कों में मौजूद उनके ताजिर, उनकी बिजनेस कम्यूनिटी और उनके वो लोग जो वहाँ काम करते हैं, वो सारे के सारे उन्होंने मुहतात कर दिए हैं। भारत ईरान में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, और ईरान का एक हुकूमती अखबार है कैहान। ये जो कैहान अखबार है, मैं शायद इसको ठीक प्रोनाउंस कर रहा हूँ, ऐसे ही इसका नाम है कैहान। ये जो अखबार है ये हुकूमत की सरपरस्ती में चलता है। इस अखबार ने ये कहा है कि, और ईरान को मशवरा दिया है, और ये बहुत सारे लोग ईरानी हुकूमत को मशवरा दे रहे हैं कि जो हैफा शहर है उसके ऊपर हमला कर दिया जाए ईरान की जानिब से। ये जो हैफा शहर है ये इसराइल का एक बड़ा ख़ास शहर है। ये बहुत जदीद तरीके से इसको बिल्ड किया गया है। यहाँ पे उसके बहुत बड़े बड़े फाइनेंशियल हब्स हैं, और ये जो हैफा है ये पोर्ट सिटी भी इसको कहते हैं। यहाँ समंदर का किनारा है, यहाँ से तजारत भी करते हैं इसराइली, और ये उनके लिए बहुत सारे हवालों से एक बड़ा अहम तरीन शहर है। बहुत खूबसूरत बागात हैं यहाँ पे, और बड़ा डेवलप किया उन्होंने इस शहर को, और बड़ी मेहनत की है इसराइलियों ने इस शहर के ऊपर। तो इस शहर को तबाह करने के लिए मशवरा दिया गया है, क्योंकि ये बहुत आबादी वाला शहर भी है। ईरान को मशवरा दिया गया है कि आप इस शहर के ऊपर हमला करें, और ईरानी इसके ऊपर दबाव डाल रहे हैं। अगर ईरान इस दबाव में आकर इस शहर पे हमला करता है तो उसको ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़े तादाद में हलाकतें होनी चाहिए इस शहर के अंदर हमले के नतीजे में, क्योंकि ये बड़ा गुंजान आबाद शहर है। यहूदी बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं, और इसराइलियों को बड़ी ज़बरदस्त तकलीफ पहुँचेगी अगर हैफा के ऊपर किसी किस्म का कोई अटैक किया जाता है तो। लिहाजा ये जो खबर है कि हैफा के ऊपर अटैक करने का मनसूबा ईरान की जानिब से इसराइल के एक शहर पे जिसका नाम हैफा है, अटैक करने का मंसूबा, तकरीबन दुनिया के तमाम अखबारात में ये छपा है। द टाइम्स ऑफ इसराइल ने इसको छापा है कि ईरान इस तरह का एक प्लान कर सकता है। अल अरेबिया ने इसको छापा है, इसको जो है हिंदुस्तान टाइम्स ने भी छापा है, बहुत सारे और इंडियन अखबारात हैं उन्होंने छापा है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा, वाशिंगटन पोस्ट ने छापा, और US न्यूज़ ने इसको छापा। इसराइल के तकरीबन तमाम अखबारात ने इसको छापा है। हैरेट्स के अंदर ये छपा हुआ है, और द टाइम्स ऑफ इसराइल के अंदर ये छपा हुआ है, और इजराइल हेमॉन के अंदर ये छपा। हर जगह पे उन्होंने इस खबर को छापा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसराइल के लिए। अगर हैफा के ऊपर हमला करता है ईरान, जिसके इम्कानात मुझे नहीं लगता कि ईरान ये कर पाएगा,
वजह यह है कि ईरान इतना ताकतवर नहीं है। अगर इसराइल की और ईरान की अकेले अकेले लड़ाई हो तो फिर तो ईरान बड़ा तगड़ा है, फिर तो ईरान इसराइल को काबू कर सकता है। ईरान के पास अपने तहीं कुछ टेक्नोलॉजी भी है, हथियार भी हैं, फ़ौज भी ज़्यादा बड़ी है, मुल्क भी ज़्यादा बड़ा है और आसपास से उसको सपोर्ट भी बहुत मिल जाएगी। तो ईरान अगर इसराइल के साथ दू बदू लड़े अकेला तो कोई मसला नहीं होगा शायद। लेकिन अगर इसराइल के साथ अरब ममालिक खड़े हो जाएं, जिनमें सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और दीगर मुल्क हैं, तो ईरान के लिए मुश्किल होगी। और दूसरा, अगर उनके साथ उनके अमरीकी साथी साथ खड़े हो जाएं तो फिर ईरान कभी भी इसराइल के खिलाफ कामयाब नहीं हो सकेगा। लिहाजा अमरीकी तो खड़े होते हैं इसराइल के साथ, हमेशा खड़े होते हैं, और अरब ममालिक को अब इसराइल ने अपने साथ खड़ा कर लिया है ईरान के खिलाफ। और उन्होंने मिलकर ये सारा गेम बनाया कि इस साइंटिस्ट को कत्ल किया जाए जो बाइडन के हुकूमत में आने से पहले पहले। अब जो इस शहर का नाम लिया जा रहा है, इसके बारे में बात की जा रही है, ये एक बड़ी तशवीशनाक खबर है इसराइल के लिए, और वो इसके लिए हिफाजती इंतजाम कर रहा है। लेकिन ईरान के ऊपर बहुत बड़ा दबाव है कि वो बदला ले। देखना यह है कि ईरान बदला किस नौयत का लेता है और कैसे लेता है, क्योंकि इससे पहले ईरान ने एक दो झूठ मूठ के बदले लिए हैं, लेकिन उनके अंदर कोई चीज़, यानी जब अमेरिकन ने उनके एक बड़े सीनियर ऑफिशियल को कत्ल कर दिया था तो ईरान ने कहा जी हमने उनकी फलां जगह तबाह कर दी हैं, तो अमेरिकन भी नहीं बोले, कोई भी नहीं बोला, और वहाँ कुछ ऐसा हुआ भी नहीं था। तो ईरान जो है वो झूठ मूठ का बदला लेता है, कोई रंगबाजी करता है, या ईरान प्रैक्टिकली जाके इसका किसी जगह पे इसराइल को मुंह तोड़ जवाब देता है। ये सवाल जो है सवाल ही रहेगा जब तक कि ईरान कोई अटैक या अमल नहीं करता, तब तक हम इसके बारे में कुछ हतमी तौर पे कह नहीं सकते। दूसरा, मैं सऊदी अरब के बारे में आपको बता रहा था कि सऊदी अरब इसका एक करैक्टर है इस सारे मामले के अंदर। ना सिर्फ इस सारे मामले में एक करैक्टर है, बल्कि इसराइली वज़ीर आज़म ने दौरा किया सऊदी अरब का आज से चंद दिन पहले, एक हफ्ता पहले, और उस दौरे के नताइज जो हैं वो सामने आए, आपके सामने ही हैं। लेकिन अब एक और ख़बर खुली है सऊदी अरब के हवाले से, और वो ख़बर और भी ख़तरनाक है। वो ख़बर ये बताती है कि ZOA, ये ज़ायनिज़्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिका है, ये एक ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ज़ायनिज़्म के बारे में आपको थोड़ा सा पहले बता देता हूँ कि ये है क्या, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। ये लोगों का ऐसा ग्रुप है जो यहूदियों की एक अलग आज़ाद रियासत के लिए काम करते हैं, और ये अब से नहीं कर रहे, ये बड़े लंबे अरसे से यही काम कर रहे हैं। यानी मैं आपको ये बता देता हूँ कि थियोडोर हर्जल नाम का एक आदमी था, और ये 1896 में इसने एक पंफलेट जारी किया था। 1896 में ये बंदा बानी है या फाउंडर है, आप कह सकते हैं, मॉडर्न ज़ायनिस्ट मूवमेंट का। अब मैं आपको ज़ायनिज़्म के बारे में बताऊंगा ये एक्चुअली होती क्या है, लेकिन मॉडर्न जो ज़ायनिस्ट मूवमेंट है उसका जो सरबराह है या उसका जो बानी है जिसने उसको शुरू किया था, वो था थियोडोर हर्जल। ये जो शख्स था इसने 1896 में एक पंफलेट जारी किया, और उस पंफलेट में उसने ये विजन दिया था कि 20वीं सदी ईस्वी में एक इसराइली यहूदी रियासत, जिसको अब हम इसराइल कहते हैं, एक यहूदी रियासत ज़रूर बनेगी और उसका ये तरीक़ाकार होगा। अब वो जो यहूदी रियासत है वो तो बन चुकी है इसराइल के नाम पे, और वो लगातार फैल रही है। पहले वो छोटी थी, फिर बड़ी हो गई, फिर और बड़ी हो गई। तो वो कोई हतमी नक्शा अपना नहीं देते कि हमने कहाँ तक जाना है। लेकिन ये जो ज़ायनिज़्म वाले हैं या जो ज़ायनिस्ट हैं, इनके पास एक नक्शा मौजूद है। ये वो लोग हैं, अच्छा इसमें मुस्लिम ज़ायनिस्ट भी हैं, मैं आपको क्लियरली कहूँ, क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट भी हैं, ज्यूज़ ज़ायनिस्ट भी हैं, यानी दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले ज़ायनिस्ट जो हैं वो मौजूद हैं। तो ये जो ज़ायनिस्ट लोग हैं, चाहे ये मुस्लिम हों, ईसाई हों, ये यहूदी हों या ये दैरिये हों, कोई भी हों, ये इनका मिशन ये है कि यहूदियों की एक रियासत होनी चाहिए। और उस रियासत के बारे में इनका ये कहना है कि वो रियासत उतनी ही बड़ी होनी चाहिए जितनी उनके पास सदियों पहले हुआ करती थी। यानी इनका ये मानना है कि यहूदी जिस जिस खित्ते में बसे हैं, बनी इसराइल के लोग माजी में, वो सारे इलाके इनको वापस मिलने चाहिए, और उतनी ही बड़ी एक यहूदी रियासत होनी चाहिए। यानी इसमें इराक भी शामिल होगा, कुवैत का एक हिस्सा शामिल होगा, सऊदी अरब का एक बड़ा हिस्सा शामिल होगा, जॉर्डन जिसको उर्दन कहते हैं पूरा का पूरा बीच में, लबनान पूरा का पूरा बीच में, शाम का एक बड़ा हिस्सा, मिस्र का एक बड़ा हिस्सा, और जो फ़लस्तीन है वो भी पूरा का पूरा। तो ये आप समझ लें कि 7-8 मुल्क मिलते हैं। आप इन 7-8 मुल्कों को मिलाएं तो इतना बड़ा एक इलाका जो है, इनकी ये ख्वाहिश है कि उसके ऊपर इक़्तिदार हो यहूदियों का और उनकी रियासत बने। तो ये हैं ज़ायनिस्ट, और ये इनकी तहरीक है, इनकी मूवमेंट है।
इसी तरह इन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों में भी बनाई हुई हैं और ज़ायनिज़्म की बहुत सारी इकसाम हैं, लेकिन इनका बुनियादी मकसद ये है कि यहूदियों की अपनी एक रियासत हो बहुत बड़ी, और ग्रेटर इसराइल जो है उसका मंसूबा यही लोग चलाते हैं। अब ये जो ज़ायनिस्ट ऑफ अमेरिका जो है, ये जो ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिका, इसका जो सदर है उसका नाम है मॉर्ट क्लेन। मॉर्ट क्लेन जो है वो पहुंचा 2020 के शुरू में सऊदी अरब अपने साथियों के साथ, यानी जो सेहूनी हैं जिनको हम ज़ायनिस्ट कहते हैं, सेहूनियों की साजिशों के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा और हमने उलमा इकराम से सुना, लेकिन यही सेहूनी, यही ज़ायनिस्ट, ज़ायनिज़्म के मानने वाले, ये सारे लोग सऊदी अरब में पहुंचे और जो अमेरिकन ग्रुप है वो सऊदी अरब में गया और उन्होंने वहाँ पे सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात की। अभी ये एक सिर्फ मुलाकात बाहर आई है, बाकी मुलाकातें रफ्ता रफ्ता बाहर आ जाएंगी। तो अब खबरें लीक हो रही हैं कि इस साल के शुरू में ज़ायनिस्ट या ज़ायनिज़्म के मानने वाले सऊदी अरब गए थे। ये एक और बहुत बड़ी खबर है जो ग्रेटर इसराइल की बात करते हैं। जब वो वहाँ गए तो उन्होंने वहाँ पे उनके अहमद अल जुबैर, यानी पूरा नाम उनका अदील बिन अहमद अल जुबैर है, उनके वज़ीर ख़ारजा, उनसे उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात के बाद जो बातें हुई वो अब बाहर आ रही हैं इसराइली अखबारात के ज़रिए से। यानी ये जो खबर मैं आपको बता रहा हूँ ये इसराइली हेयम में छपी है, उसके अलावा ये खबर छपी है JNS में, ज्यूज़ न्यूज़ सिंडिकेट, ये इनका एक और अखबार है। ये मैं पहले नहीं पढ़ता था लेकिन अब मैंने देखा इसमें भी काफ़ी खबरें आती हैं इनकी, तो ये भी मैं अब शामिल करूँगा अपनी लिस्ट में। तो ये जो अखबार है इसके अंदर ये खबर छपी है। अब मैं आपको जुमले वो बता देता हूँ जो इन्होंने वहाँ पर जाके बोले हैं सऊदी हुकाम से। इन्होंने कहा कि वी आर ऑल डिलाइटेड एंड हर्टन टू हेयर अबाउट योर डिज़ायर टू इम्प्रूव रिलेशंस अमंग द सऊदीज एंड द इसराइलीज़। हम सारे इस बात पे बड़े खुश हैं, हमें खुशी हो रही है इस बात की कि आप ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर करना चाह रहे हैं सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान। योर वर्ड्स ऑफ विशिंग टू एजुकेट यंग सऊदीज अबाउट द अप्रोप्रिएटनेस एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स ऑफ एनहांस्ड रिलेशन विद इसराइल वर स्पेशली इनकरेजिंग। वो कह रहे जी हमें बड़ी हौसला मिलता है जब आप ये कहते हैं कि नौजवान जो सऊदीज़ हैं उनको हम ये इल्म दे रहे हैं या उनको ये शऊर दे रहे हैं कि कितना फ़ायदा है इसराइल के साथ मिलकर आगे बढ़ने में, तो हमें इस बात की बड़ी खुशी होती है। लेकिन फिर आगे जो बात है ये सुनने वाली है। उसने कहा हाउएवर, ताहम इन दिस रूम डायरेक्टली बिहाइंड यू, इसी कमरे में आपके बिल्कुल पीछे इज़ अ वेरी लार्ज मैप ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का एक बहुत बड़ा नक्शा लगा हुआ है, which shows every country on earth yet wrongly does not show Israel. Instead, the large map showing Palestine covering all of Israel. अच्छा, उसने ये कहा कि इसी कमरे में जब आप ये बात कर रहे हैं आपके पीछे एक वर्ल्ड मैप लगा हुआ है बहुत बड़ा, इस नक्शे के अंदर आपने पूरी दुनिया के मुल्क दिखाए, लेकिन इसमें आपने गलती से इसराइल को नहीं दिखाया जिसके साथ आप ताल्लुकात उस्तवार करने की बात कर रहे हैं, जिस मुल्क के आप वजूद को तस्लीम नहीं करते, यानी उसकी जगह पे आपने फ़लस्तीन दिखाया हुआ है। अगर आप वो नया नोट देखें ना जो उन्होंने जारी किया 20 रियाल का सऊदी अरब ने, जिस पे इंडिया को बड़ी तकलीफ हुई थी शुरू में, तो वो जो नोट है उसके ऊपर भी सऊदी अरब ने इसराइल नहीं दिखाया था, फ़लस्तीन उसके ऊपर दिखाया था। तो उनके नक्शे में अभी तक इसराइल मौजूद नहीं है, ना पाकिस्तान के नक्शे में। जो हमारा वर्ल्ड मैप है हम भी इसराइल को नहीं मानते। लेकिन उन्होंने कहा फिर आप कैसे अपने बच्चों को एजुकेट करेंगे या शऊर देंगे इसराइल के बारे में जब आप इसराइल के नक्शे को ही नहीं मानते। तो इस किस्म की बातें वो करके गए। फिर उसके बाद अब उन्होंने दोबारा राब्ता किया है, जो नई इंफॉर्मेशन आ रही है कि जो सेहूनियों की तंजीम है अमेरिका में, उसने दोबारा सऊदी से राब्ता किया और ये कहा कि जनाब अब तो नेतन्याहू भी आपके मुल्क में आ चुके हैं, अब तो आप इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं, तो हमारी गुजारिश है कि अब आप नक्शा बदलिए और अपने नक्शे के अंदर इसराइल को शामिल कीजिए। तो इसराइल को तस्लीम करने के मराहिल बहुत तेज़ी से गुजर रहे हैं सऊदी अरब के लिए, उनके ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा है अमेरिका और दीगर ममालिक का भी, ख़ास तौर पे इसराइल के साथ जो वो शराकत दारी करने जा रहे हैं बहुत सारे मनसूबों में, जिसमें आपको मैंने हियोम शहर का एक बहुत बड़ा मनसूबा बताया जहाँ पे नकली बारिश होगी, नकली चांद होगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो दजाली फितने जिनको हम कहते हैं वो उस शहर में मौजूद होंगे और वहाँ पे कोई इस्लामी कवानीन भी नहीं होंगे, सेकुलर एक पूरा का पूरा वहाँ पे निज़ाम होगा, उसको वहाँ पे बनाया जा रहा है। तो अब जो सऊदी अरब है उसके मामला मज़ीद खुलते जा रहे हैं, यानी इसराइली वज़ीर-ए-आज़म होके चला गया और ये खुफिया मुलाकातें जो पहले हुई जो आज तक रिपोर्ट नहीं हुई वो भी अब रिपोर्ट होना शुरू हो गई हैं इसराइली अखबारात के
के अंदर, और उसमें यह बताया जा रहा है कि अमेरिका के जो ज़ायनिस्ट हैं वो सऊदी अरब में आए और उन्होंने वहाँ डेरे डाले, वहाँ पे उन्होंने मुलाकातें की और वहाँ पे उन्होंने डिमांड किया इसराइल को तस्लीम करने के लिए। और फिर किस अंदाज में उसने कहा कि आपके कमरे में जो नक्शा मौजूद है आप इसराइल की बात करते हैं, उस नक्शे में तो आपने इसराइल दिखाया ही नहीं। तो इस तरीके से वो सऊदी अरब को अपने शीशे में उतार रहे हैं। और MBS जो हैं उनके दौर के अंदर ये बहुत इम्कान है कि सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर लेगा, क्योंकि बादशाह सलामत जो हैं वो वहाँ के अब बहुत बुज़ुर्ग हैं और उनके बाद जो है वो बादशाह बन रहा है मोहम्मद बिन सलमान को, तो वो कुछ भी कर सकता है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।